नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा पाठ 3 चल रहा था और वह पूरा नहीं हुआ था। आज हम पाठ 3 को पूरा करेंगे। और बच्चों, यह पाठ केवल पढ़ने के लिए ही है, इसकी हम केवल रीडिंग ही करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, हमने इसका पेज 12 पढ़ लिया था और पेज 13 के 3 पैराग्राफ भी हम इसके पढ़ चुके हैं। तो पेज 3 का लास्ट पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये स्टार्ट होता है, शुरू होता है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पैराग्राफ लास्ट, आखिरी पैराग्राफ, पेज नंबर 13। तो देखिए बच्चों, लेखक कहते हैं कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें लेखक ने बताया है कि जिन्होंने हिमालय की पुत्रियों, हिमालय की बेटी जो गंगा यमुना है, हिमालय की बेटियों को, इन नदियों को मैदान में देखा होगा, तो यही ख्याल उनके हृदय में आया होगा कि वृद्ध हिमालय यानी कि बूढ़े हिमालय की बेटियां, कौन सी बेटियां? गंगा और यमुना, उनकी गोद में किस तरह खेलती होंगी। ठीक है। तो मैदान में रहने वाले लोगों के दिमाग में यही बात आई होगी ना कि हिमालय की जो ये बेटियां हैं, गंगा और यमुना नदियां, तो वो उनकी गोद में नंग धड़ंग कैसे खेलती होंगी, किस प्रकार खेलती होंगी। ठीक है। लेखक ने माँ बाप की गोद में नंग मीन्स नंगी खेलती इन नदियों को अत्यंत बहुत अधिक आकर्षक व पवित्र माना है। ये नदियाँ जो है अपने माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलती हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और ये इनको पवित्र भी, इन दोनों नदियाँ पवित्र भी हैं, इनको पवित्र भी माना है। गंगा यमुना को पवित्र नदी मानते हैं ना। तो देखिए, यह दृश्य लेखक को अत्यंत आकर्षित करता है। तो यह दृश्य लेखक को उनकी तरफ खींच लेता है। ठीक है। जिससे वह हिमालय को ससुर व समुद्र को दामाद की संज्ञा देने में हिचकता नहीं है। तो इसलिए उसने समुद्र को दामाद कहा है और हिमालय को उसका ससुर बताया है। तो यह बात कहने में बिल्कुल भी नहीं डरता, नहीं हिचकता। ठीक है बच्चों। तो आइए अब पेज नंबर 14 खोलेंगे सभी बच्चे। सबसे ऊपर देखिए। तो देखिए बच्चों, कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती कौन सी नदी को कहा गया है? बेतवा नदी को। बेतवा नदी को का नाम वेत्र नदी भी है। तो बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेसी किसको कहा गया है? देखिए, प्रेसी उसे कहते हैं जिन औरतों से, जिस स्त्री से पुरुष बहुत अधिक प्रेम करता है। ठीक है। वह स्त्री जिससे पुरुष बहुत प्रेम करता है, तो उसको प्रेसी कहा गया है। ठीक है बच्चों। तो तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद वह महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन किसे कहा गया? जिसमें चेतना हो। सचेतन का मतलब है जिसमें चेतना हो, यानी कि चेतना युक्त प्राणी, विवेक युक्त प्राणी। विवेक का मतलब है भले बुरे का ज्ञान होने वाला, जिसे भले बुरे का ज्ञान है। ठीक है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखता है, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसका मतलब है, इसमें कवि कहता है कि कालिदास के वियोग में डूबे
यक्ष का वर्णन किया है इस पैराग्राफ में। उस कालिदास के वियोग में कालिदास से दूर हुए यक्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसने मेघदूत से कहा था, क्या कहा था? मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को बेतवा नदी को प्रेम में कुछ उपहार दे देना, कुछ भेंट दे देना, क्योंकि तुम्हारी प्रेम की प्यासी कौन? प्रेमिका। तुम्हारी प्रेम की प्यासी तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें पाकर अत्यंत खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। तो वास्तव में नदियाँ अत्यंत चंचल व चेतना युक्त हैं। लेखक यह बात बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता की संज्ञा दी है। काका कालेलकर ने इन नदियों को किसका नाम दिया है? लोक माता का। लोक माता, लोगों की माता। ठीक है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? कैसे रहेगा? ममता का एक और भी धागा है। ममता का एक और भी मतलब प्रेम का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, जिस धागे को इनके साथ हम जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? बहुत सारे कवियों ने तो इन नदियों को बहन का स्थान दिया है। और एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। तो तिब्बत की बात है। कहाँ की बात है? तिब्बत की। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी और सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला तो क्या हुआ? तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो देखिए बच्चों, इसमें एक लेखक कहता है कि काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता की संज्ञा दी है, लोक माता का नाम दिया है। अब ममता से परिपूर्ण एक और रिश्ता भी है, तो प्यार से भरा हुआ इसका एक रिश्ता और भी है। कौन सा? जिसे हम अपने कवि जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। उस रिश्ते को अपने जीवन के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। तो कवि ने प्रेमिका व बहन का रिश्ता भी इन नदियों से स्पष्ट किया है। तो इन नदियों को कौन सा? प्रेमिका और बहन का रिश्ता भी दिया है। ठीक है, तो देखिए तिब्बत में जब एक दिन लेखक का मन विचलित था तो वह सतलुज के किनारे जाकर उसके प्रभावित जल में पैर डालकर पवित्र मन से उसकी प्रशंसा में गुनगुनाने लगे हैं। तो क्या करता है लेखक? एक दिन क्या होता है, लेखक का मन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेखक दुखी हो जाता है। तो वह कहाँ चला जाता है? उसका जब मन परेशान हो जाता है और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। और दोपहर का समय होता है और वह अपने दोनों पैर नदी में लटका देता है। ठीक है, और क्या होता है देखिए रिजल्ट, कि थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तो जो नदी का जल प्रवाहित हो रहा था, ठंडा जल, तो उसको असर हुआ, उसके ऊपर उसकी तबीयत पर असर हुआ। और थोड़ी देर में ही क्या हुआ? उसका तन और मन ताज़ा हो गया और वह गुनगुनाने लगा। थोड़ी देर उस ठंडे पानी में पैर लटकाने से उसका मन और उसका शरीर क्या हुआ? ठीक हो गया, बिल्कुल खुश हो गया, ठीक स्वस्थ हो गया। और वह क्या गुनगुनाने लगा? देखिए, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पल बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस प्रकार से लेखक जो है ये कविता उसकी कविताएं सतलुज नदी के मतलब खुश होकर के तो यह कविताएं गाने लगा। तो देखिए क्या कहता कवि, इसका दोबारा से बता देती हूँ कि हे सतलुज बहन, ठीक है, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीलाओं से मन का आलस्य समाप्त हो गया। तुम्हारी ये लीला देख करके
लीला अचरज, तुम्हारी लीला जो है अचरज है, अजीब है। और तुम्हारी ये लीलाएं देख करके मेरा मन खुश हो गया। जाऊं तुम पर बलिहारी, मेरा मन जो है खुश हो गया। हुआ मुदित, मुदित खुश, मन हटा खुमारी, मेरे मन से उदासी दूर हो गई। ठीक है। और तथा हिमालय, तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तथा हिमालय की प्रकृति पर नृत्य करता हुआ तुम्हारा मनोहर, ठीक है, वह आश्चर्यजनक चित्र स्पष्ट हो रहा है। अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारा जो है चित्र कितना मनोहर है और आश्चर्यजनक है, हैरान कर देने वाला है। अतः देखिए, अद्भुत अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ठीक है। तो कहता है कि अतः मैं तुम पर पूर्ण रूप से न्यौछावर होना चाहता हूँ। ठीक है। दोबारा सुनिए। देखिए, कवि कहते हैं कि तिब्बत में जब एक दिन लेखक का मन विचलित था तो वह सतलुज के किनारे जाकर उसके प्रवाही जल में पैर डालकर, उसके जल में पैर लटका करके पवित्र मन से उसकी प्रशंसा में गुनगुनाने लगता है। और क्या कहता है, ये सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीलाओं से मन का आलस्य समाप्त हो गया तथा हिमालय की प्रकृति पर नृत्य करता हुआ तुम्हारा मनोहर व आश्चर्य चित्र स्पष्ट हो गया, आश्चर्यजनक चित्र स्पष्ट हो गया। अब मुझे पता लग गया, मैं समझ गया कि तुम कितना मन को हरने वाली हो, मन को खुश करने वाली हो, प्रसन्न करने वाली हो और आश्चर्यजनक यानी कि हैरान कर देने वाली हो। ठीक है। अतः मैं तुम पर पूर्ण रूप से न्यौछावर होना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा पार्ट 3 हिमालय की बेटियाँ, तो पूरा हो चुका है। और बच्चों, यह केवल पढ़ने के लिए ही है, तो आज इतना ही करेंगे। कल हम लेसन 4 करेंगे, कल हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 का नाम है फूले कठपुतली। पार्ट 4 का नाम है कठपुतली। तो कल हम कठपुतली वाला पार्ट पढ़ेंगे, कविता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुभ दिन।